क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज लेस देन 3 वेयर x बिलोंग्स टू n, q इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर, फाइंड p और q क्रॉस p एंड q वेयर w इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपको दोनों सेट्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। पहला सेट आपका p, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, या कंडीशन आपको दे रखी है x इज लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर लेस देन 3 क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 2। तो p क्या हो जाएगा आपका इन रोस्टर फॉर्म 1, 2। देन q आपको दे रखा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, x बिलोंग्स टू होल नंबर w। होल नंबर क्या होता है आपका 2 से छोटा और 2 के बराबर 2, 1, 0। 0 भी आपका होल नंबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो Q आपका हो जाएगा इन रोस्टर फॉर्म 0, 1, 2। अब P और Q क्रॉस P एंड Q आपको निकालना है। तो P और Q क्या हो जाएगा आपका यूनियन। यूनियन में क्या होता है, जो एलिमेंट्स नहीं हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि ये और होता है। तो 0, 1, 2, या 0 मिसिंग था वो भी आ गया। फिर P एंड Q में क्या होता है, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है सिर्फ वही आते हैं। यहाँ पर 1 और 2 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1, 2। ठीक, अब इन दोनों का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो P और Q क्रॉस P इंटरसेक्शन Q या P एंड Q, ये क्या हो जाएगा आपका। अब आप देखिए P यूनियन Q, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो 0, 1, 2 ये सब कहाँ पे रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले 0 के लिए 1 और 2, फिर 1, 1, 1, 2, एट लास्ट 2 के लिए 2, 1, 2, 2। ठीक, ये इसका आंसर है। थोड़ी सेट थ्योरी भी इसमें यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू w वेयर x इज लेस देन 2, b इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, c इज इक्वल्स टू 3, 5, फाइंड a क्रॉस b एंड c। सेकंड पार्ट a क्रॉस b और c। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहले आपके जो सेट a है और b है, इनको आप रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए। a आपका क्या हो जाएगा, अगेन इन्होंने बोल रखा है x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्या होता है आपका 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पर यह कंडीशन दे रखी है x इज लेस देन 2, तो यहाँ पे ये a 0 और 1 ही होगा। होल नंबर लेस देन 2 0 और 1 ही होता है। उसी तरह से b, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो 2, 3, 4। और c ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है 3, 5। अब इसका फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b एंड c। तो b एंड c क्या है आपका, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 3 या 5 है जो कि b में नहीं है, और 2 और 4 है जो कि c में नहीं है। तो b एंड c एंड में सिर्फ आप कॉमन एलिमेंट देखते हैं, वो सिर्फ है 3। अब a क्रॉस b एंड c, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आपका 0 3 के साथ, उसके बाद 1 3 के साथ, क्योंकि एक ही एलिमेंट है b एंड c में। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर सेकंड पार्ट, इसमें b और c का उन्होंने बोल रखा है, तो b और c क्या हो जाएगा आपका, c है आपका 3, 5, तो 2, 3, 4, 3, 5 ऐसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि और में जो एलिमेंट्स नहीं हैं वो भी आ जाते हैं, अभी हमने बात की थी। तो 2, 3, 4, 5। ठीक, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको एक साथ लेना है, तो सेकंड पार्ट a क्रॉस b और c, ये आपका क्या हो जाएगा, पहले a का 0, 2, 3, 4, 5 के साथ हो जाएगा, तो 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, देन 1, 2, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन r इज इक्वल्स टू x, y इज सच दैट x, y बिलोंग्स टू w, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। r आपका रिलेशन है x, y, इसके दो एलिमेंट्स हैं। अब आप ध्यान रखिए, हमेशा जब भी डोमेन रेंज की बात की जाती है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ आपकी क्या होती है, डोमेन,
और राइट साइड वाली चीज़ आपकी रेंज। ठीक, अब यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस कंडीशन के हिसाब से आपको डोमेन और रेंज निकालना है। और एक और चीज़ बोल रखी है इन्होंने, एक्स और वाई होल नंबर होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मतलब एक्स जीरो ले सकता है वैल्यू और वाई भी ले सकता है, मिनिमम वैल्यू जीरो ले सकते हैं दोनों। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं एक्स को जीरो लेता हूँ तो वाई स्क्वायर को 25 होने के लिए वाई को 5 होना पड़ेगा। इतना आप समझ गए हैं। तो अगर x इज इक्वल टू 0 है देन y इज इक्वल टू 5 होना ही पड़ेगा, तो ही ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक, उसके बाद इफ x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1, तो y की आप कोई भी वैल्यू लीजिए तो आपको 25 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि होल नंबर की बात हो रही है। अगर मैंने x को 1 लिया तो y को √24 होना पड़ेगा, पर √24 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक, इसीलिए ये कंडीशन फेल हो गई। उसी तरह से आपने x को 2 लिया तो x इज इक्वल टू 2 पे आपको 4 मिल रहा है। अगेन y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि होल नंबर को बिलोंग करे और आपको 25 दे दे, तो ये कंडीशन भी नहीं होगी। मैंने जैसे x को 3 लिया, आप जानते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आपने पीजीटी में कई बार देखा है ये आपको 25 होता है। तो y अगर 4 होता है तो 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 4। इससे कंडीशन एक बार सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसका उल्टा कर दीजिए, आप x को 4 ले लीजिए तो आपका y कितना हो जाएगा 3, और एट लास्ट x को आप 5 ले लीजिए तो आपका y कितना हो जाएगा 0। ये 4 केसेस पॉसिबल हैं। ठीक, अब ये आपकी क्या है 0 3 4 5 डोमेन और 5 4 3 0 रेंज, कैसे भी लिखिए आप, बात एक ही है। तो क्लियरली डोमेन इज इक्वल टू 0 3 4 5, और यही आपकी रेंज भी है, इज इक्वल टू रेंज। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ R1 इज इक्वल टू x, y such that y is equals to 2x plus 7 where x belongs to R and x is greater than equals to -5 less than equals to 5 is a relation, then find the domain and range of R1। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, डोमेन तो आपका यही हो जाएगा जब वो कंडीशन दे रखी है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स होता है, तो उसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। x आपका इनपुट और y आपका आउटपुट। तो इनपुट क्या है, आपका डोमेन, जिससे आपका आउटपुट आ रहा है, जो कि है आपकी रेंज। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, गिवन x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अगर आप इसको क्लोज इंटरवल के हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा -5, 5 ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यही आपका डोमेन होगा, x की वैल्यू इनपुट्स। अब इन दोनों वैल्यू पे, इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज है -5 5, y की क्या वैल्यू होती है, ये आपकी रेंज होगी। तो एट x इज इक्वल्स टू -5, y क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू -5 प्लस 7 मतलब -3, और एट x इज इक्वल्स टू 5, y क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 प्लस 7 मतलब 17, तो -3 और 17, ये है आपकी रेंज। ठीक, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज इज इक्वल्स टू -3, 17। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ R2 इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x एंड y आर इंटीजर्स एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इज अ रिलेशन, देन फाइंड R2। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहाँ पर आ रहा था, यहाँ पे x और y दोनों इंटीजर्स है, होल नंबर नहीं है। इंटीजर्स क्या है, 0 1 2, पीछे की तरफ जाए तो -1 -2, दोनों तरफ से सो ऑन। ठीक, 64 आपको चाहिए। मान लीजिए मैंने x को पहले 0 लिया, तो y को आपको 8 लेना पड़ेगा, तभी जाके y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो पाएगा, क्योंकि x तो 0 है। ठीक, तो इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 8, तो जाके 64 मिलेगा आपको। मगर क्योंकि x और y दोनों इंटीजर को बिलोंग करते हैं, z या i, तो y आपका -8 भी हो सकता है, क्योंकि -8 का स्क्वायर प्लस ही होगा।
तो इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू -8, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक, इसी तरह से अगर x इज इक्वल टू 8 तो y को 0 होना पड़ेगा, और x इज इक्वल टू -8 तो भी y को 0 होना पड़ेगा। इसके अलावा इंटीजर्स में आने वाली x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर आपको 64 मिल जाए। 0 8 0 -8 8 0 -8 0, यही 4 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक, तो पॉसिबल पेयर्स ये आपके हो रहे हैं 0 8 0 -8 8 0 और -8 0। ठीक, ये आपका R है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9th, इफ R3 इज इक्वल्स टू x, mod of x where x is a real number is a relation, then find domain and range of R3। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपको मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, इसको मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ y इज इक्वल्स टू mod of x। ठीक, अब आप देखिए इसका डोमेन क्या है कि इस mod of x में इसमें आप x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक, मॉड के अंदर आप वैल्यूज तो कैसे भी डाल सकते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सबको डाल सकते हैं आप। मॉड्यूलस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। ठीक, तो x कैन हैव, तो x बिलोंग्स टू R, ये इसका डोमेन है। ठीक, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप x की वगैरह वगैरह वैल्यूज नहीं डाल सकते, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x की सारी वैल्यूज पॉसिबल है जो कि रियल है। इसके बाद आपकी रेंज, अब रेंज में आप समझिए कि x की जो भी वैल्यू आप डालेंगे उससे y की वैल्यू क्या आएगी, ये होती है आपकी रेंज। आप जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन mod of x एज अ होल या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। कभी भी mod of x लेस देन 0 नहीं होता है, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा है। mod of x आपका y है, इसीलिए y की कम से कम वैल्यू 0 होगी। रेंज मतलब लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू क्या है आपकी 0 और अपर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी छुट्टी होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज रेंज इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू 0 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक, ऐसा मैंने लगा दिया। इसका मतलब क्या है, mod of x इज लेस देन इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज लेस देन इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, या इसका दूसरा तरीका है और r प्लस मतलब रियल नंबर पॉजिटिव यूनियन 0। ये दोनों आंसर सही हैं, बुक में ये दिया है, तो ये दोनों आपके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, इज द गिवन रिलेशन अ फंक्शन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसका पहला पार्ट है h इज इक्वल्स टू 4,6 3,9 -11,6 3,11। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। फंक्शन में हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हर प्री इमेज की सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है। इस चीज को हम डायग्राम में समझते हैं। आप एक काम कीजिए, 2 लूप बना लीजिए, एक लूप आपकी प्री इमेज का और एक इमेज का, ये प्री इमेज और ये इमेज। हमेशा प्री इमेज आपका डोमेन लेफ्ट हैंड साइड होता है, इमेज जिसमें कोड डोमेन और जो वैल्यूज आ रही है, जो सिलेक्टेड वैल्यूज है रेंज, वो आती है। ये चीज़ आप जानते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको जो h दे रखा है इसमें जितनी भी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो क्या क्या है, 4 3 -11 3, 3 2 बार आ रहा है तो हम इसको एक ही बार लिख देते हैं, तो 3 4 -11। ठीक, इसके बाद राइट हैंड साइड आपकी इमेज क्या क्या है, 6 9 6 11, 6 2 बार है, इसको भी एक ही बार लिखिए। आप चाहें तो कर सकते हैं इसके अंदर 2 बार 6, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरा 6 रिडंडेंट है, इसकी ज़रूरत नहीं है सच आपको। तो 6 9 और 11। अब इसमें एक कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, आपकी जो इमेज है ये क्या है, मदर, समझने तो बता रहा हूँ आपको मैं, और प्री इमेज है योर चाइल्ड। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि इमेज सिर्फ और सिर्फ हर प्री इमेज के लिए एक ही होती है। एवरी प्री इमेज हैज ओनली वन एंड ओनली वन डिस्टिंक्ट इमेज, जस्ट लाइक एवरी चाइल्ड हैज ओनली वन बायोलॉजिकल मदर। ठीक, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 3 4 -11 ये तीनों सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हैं। 3 या तो 6 लेगा, या तो 9 लेगा, या तो 11 लेगा, पर 3 कभी भी 6 और 9 साथ में नहीं ले सकता है। इन 3 इमेज में से कोई सी भी एक इमेज 3 की होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 9 और 3 11। इसका मतलब क्या है कि 3 9 से भी लिंक्ड है और 3 11 से भी लिंक्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि एक बच्चे की 2 बायोलॉजिकल मदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
एक बच्चे की 1 माह ही होगी बायोलॉजिकल, इसीलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर जैसे आपने देखा 3, 9, 3, 11, ये आपका ऑब्जेक्शन आ गया। यहाँ पे आपको जो मैंने थ्योरी समझाई, जो स्टोरी बताई, उस स्टोरी के खिलाफ हो गया ये, इसीलिए फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हियर प्री इमेज 3 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस दैट इज सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो पहला वाला आपका फंक्शन नहीं है, तो इसके आगे आप लिख दीजिएगा नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। फिर इसका सेकंड पार्ट f इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स वेयर x इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी x है, राइट हैंड साइड भी x है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्री इमेज कोई सा नंबर लेते हैं तो वही नंबर इन द फॉर्म ऑफ इमेज आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मैंने लिया x इज इक्वल्स टू √2। ठीक, तो √2 यहाँ पे लेने पे मुझे यहाँ पे √2 मिलेगा और ये दोनों लिंक्ड रहेंगे। मैंने यहाँ पर 1/10⁶ लिया, तो 1/10⁶ ये भी 1/10⁶ से ही लिंक्ड रहेगा। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं कि हर प्री इमेज की आपको यूनिक इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, इसीलिए ये फंक्शन है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि √2 प्री इमेज पे आपको 10⁶ इमेज मिले, क्योंकि दोनों जगह x है। तो इस तरह से आपको हर बार डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर आप यस लिख दीजिए। फिर इसका थर्ड पार्ट g इज इक्वल्स टू n, 1/n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ आपको दे रखा है n बिलोंग्स टू z, या आई कर लीजिए, एक ही बात है इंटीजर के लिए। और पॉजिटिव है तो मुझे z प्लस करना चाहिए, क्योंकि इंटीजर में 0, -1, -2 ये भी आता है, और पॉजिटिव इंटीजर में एक तरीके से आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर इज योर नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आप प्री इमेज में n ले रहे हैं तो आपको इमेज में 1/n मिलेगा। अब क्योंकि आपकी वैल्यूज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी देखा कि अगर मैं n को 1 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, 1/1। अगर मैं n को 2 लेता हूँ तो मुझे 1/2, 3 लेता हूँ तो 1/3। हर बार मुझे क्या है, कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू मिल रही है। कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे 1 पे 1 के अलावा कुछ और मिल जाए, 1 पे मुझे 1 ही मिल रहा है। आप ट्राई करके देख लीजिए, इसीलिए ये भी आपका फंक्शन है। फोर्थ पार्ट s इज इक्वल्स टू n, n², n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वापस से वही बात बोली इन्होंने, n आपका क्या है, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर। प्री इमेज में आप अगर n ले रहे हैं तो इमेज में आपको n² मिल रहा है। अगेन मैं अलग अलग वैल्यूज ट्राई करता हूँ n की। मैंने n को लिया 1, तो मुझे n² कितना मिल जाएगा, 1। मैंने n को लिया 2, तो n² मुझे मिल जाएगा 4। इसी तरह मैंने n को लिया 1 करोड़, तो मुझे n² क्या मिल जाएगा, 1 करोड़ का स्क्वायर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसमें भी हर बार मुझे कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। पॉजिटिव इंटीजर की इन्होंने बात करी है, कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगा, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो ये भी यस है। उसके बाद आपका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, t इज इक्वल्स टू x, 3 वेयर x इज अ रियल नंबर। अब यहाँ पर 3 जो है ये फिक्स है, इमेज में ओनली 3 आ रहा है, और यहाँ पर प्री इमेज में आपको जो वैल्यूज डालना है वो आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर डाला 1, 2, 3 बाय √3/2, एनीथिंग, सब पे मुझे 3 ही मिल रहा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, एंड सो ऑन। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक माँ के ढेर सारे बच्चे हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर आप समझ लीजिए 3 जो है ये मदर है, और इधर जो प्री इमेज में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये इसके बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, इसीलिए ये भी फंक्शन है। पर इसका अगर उल्टा होता कि 3 इधर होता और ये सब इधर होते, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, 3 एक बच्चा है, उसकी इतनी सारी मदर्स है। ठीक, तो इस कंसेप्ट से आप इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ पहला वाला इसमें नो है, बाकी सब यस है। सेकंड से लेके फिफ्थ वाले में आप एक रीजन लिखिएगा, एवरी प्री इमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज, ये इसका आंसर है और रीजन है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, इसका फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल्स टू 1/√1 - cos x। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आप जानते हैं डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड हो। यहाँ पर जो आप x की वैल्यू डालेंगे ये आपका डोमेन है, पर x की वैल्यू ऐसी होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइन हो। अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है तो फिर वो वैल्यू डोमेन नहीं कहलाएगी। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर अगर आपका cos x 1 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक,
तो आप क्या चाहते हैं कि cos x 1 ना हो। वी वॉन्ट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/0 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसीलिए cos x 0 ना हो तो इसका मतलब क्या है, cos x 0 कब होता है, जब x 2n पाई होता है। इन जनरल cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई या cos 2 इंटू एन पाई ये हमेशा 1 होता है। आप चाह रहे हैं कि cos x 0 ना हो, मतलब x 2n पाई के इक्वल ना हो, ठीक, क्योंकि डोमेन क्या है आपकी x की वैल्यू, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। आपको जो वैल्यू डालनी है डाल दीजिए, पर x कभी भी 2n पाई नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z इंटीजर। ये इसका आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट, ये क्या है आपका, अब यहाँ पर आप देखिए x की क्या वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर मैं x को रखता हूँ 1 तो मोड ऑफ x ये कितना हो जाएगा 1, मोड ऑफ 1 1 ही होता है, इतना आप समझ गए हैं। अगर मैंने x को 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा 1/√0 + 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो x की ये वैल्यू हम नहीं चाहते हैं कि आए। अगर मैंने x को रखा -1 तो ये कितना हो जाएगा 1/√-1 प्लस मोड ऑफ -1। अब मोड में कोई सी भी माइनस वैल्यू आप डालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है आपको ये, तो 1/√-1 + 1 ऐसा मिल जाएगा आपको। अगेन ये भी आपका ऑब्जेक्शन केस है 1/0। अगर आप कोई सी भी नेगेटिव वैल्यू डालते हैं x की तो आपको मोड x तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि मोड में कुछ भी नेगेटिव वैल्यू आप डालते हैं तो आपको वो पॉजिटिव होके ही मिलती है। मान लीजिए मैंने डाल दिया x इज इक्वल्स टू -10⁶, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा √10⁶ माइनस का फिर प्लस मोड ऑफ माइनस का 10⁶। अगेन ये 0 आ रहा है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर ही ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यू और 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, हियर पॉजिटिव वैल्यूज, या इसको ऐसा कर दीजिए पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x, सो डोमेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका r प्लस रियल नंबर प्लस में। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, देखिए आप जानते हैं मोड x, ये x होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0, -x इफ x इज लेस देन 0। अब इसमें आप देखिए कि अगर मैं x को ग्रेटर देन 0 करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/√x + x, तो ये 1/√2x ऐसा आपको मिल रहा है, ठीक। अगर आपने 0 करा तो नो डाउट 0 ही होगा ये, और आपने नेगेटिव करा तो नेगेटिव करने पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आपको मिल रहा है -x, तो ये क्या हो जाएगा 1/√x -x, तो ये 1/0। ये चीज़ आप नहीं चाहते हैं, ये आपको मिल रहा है -x पे, ठीक। तो इसीलिए x 0 पे ही ये डिफाइंड है, तो r प्लस, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू मोड एक्स। ये तो बहुत ईजी है, x और मोड x ये दोनों आपके कहाँ पर आ रहे हैं, न्यूमरेटर में, तो आपको x की जो वैल्यू डालना है डाल दीजिए। ये 0 भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो x कैन टेक, तो उसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर r। ये इसका आंसर है। आपका फोर्थ वाला, इसमें आपको क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ - x + 3, और डिनोमिनेटर आपको दिया है x² - 1। आपको खतरा सिर्फ डिनोमिनेटर से है, डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जिससे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर को ऐसा लिखता हूँ x - 1 × x + 1, क्योंकि यहाँ पे x² - 1 स्क्वायर है, a² - b²। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि 1 - 1 0, तो ये नॉट डिफाइंड है। अगर मैंने x को ऑन द अदर एंड रखा -1, इस केस में भी ये नॉट डिफाइंड है, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 0। तो ये दोनों वैल्यूज आपको नहीं चाहिए, मतलब x की ये दोनों वैल्यूज आप नहीं चाहते हैं, बाकी हर वैल्यू पे ये डिफाइन है, तो ये इसका डोमेन है। तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1, ये नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर है। फिर फिफ्थ पार्ट इसका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x/2x - 8।
अब यहाँ एक बार फिर आप देखिए कि आपका डिनोमिनेटर x की किस वैल्यू पे 0 ना हो, यह हमें देखना है। अगर मैं 2x माइनस 8 को सपोज 0 कर लेता हूँ तो इससे x कितना मिल जाएगा आपको, 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 4। ये चीज़ आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो उसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम इसको कर लेते हैं, आपको हिंट भी दे रखी है फोर्थ क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, पर अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे रेंज की बात करी गई है, आपको दे रखा है एफ एक्स। आपका एफ एक्स क्या होता है, वाई। ये चीज़ आप जानते हैं, एक्स आपका इनपुट, वाई आउटपुट, बिकॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये है आपका 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, जो x है इसको आप y के टर्म में लिख दीजिए, तो आपको ये क्या मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर। आप ये जानते हैं स्क्वायर किसी भी चीज़ का या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, पर नेगेटिव नहीं होता है। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर ऐसा है तो 2y माइनस 3/y इसे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ ग्रेटर देन 0 होती, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपको पॉजिटिव होता, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होता। अब ऐसा देखिए 2y माइनस 3 ये आपका क्या है, कैपिटल है, और ओनली y है, ये b है। तो इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर a को नेगेटिव होना पड़ेगा और b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैंसल आउट होकर आपको पॉजिटिव देते हैं। तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक, हम ये कंडीशन यहाँ पे चाह रहे हैं, पर अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई है कि आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है। यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है इसमें इज इक्वल्स टू भी आ रहा है, इसीलिए आपका डिनोमिनेटर जिसमें y आ रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हियर 2y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0, इज इक्वल्स टू मत करिएगा आप। 2y माइनस 3 हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, पर y को ओनली ग्रेटर देन होना पड़ेगा, इसमें आप इज इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। या फिर 2y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 और y इज लेस देन 0, यहाँ पर भी इक्वल टू आप नहीं लगा सकते। जब ऐसा होगा तो आपको ये वाली कंडीशंस मिलेगी। ठीक, अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 और y इज ग्रेटर देन 0, या मतलब और y इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 और y इज लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि इधर ये दोनों कंडीशन और की है और यहाँ पे ये दोनों जगह एंड आ रहा है, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका साथ में इंक्लूडेड है। तो और एंड मतलब दो चीज़ का एंड और उन दोनों के बीच में और है। अब इसमें आप देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 3/2, 2, 3, 4 इस टाइप की होगी, और y इज ग्रेटर देन 0 में y की वैल्यू 1, 2, 3 इस टाइप की होगी। अब यहां पर क्या लग रहा है आपका एंड, इंटरसेक्शन। तो एंड में आप क्या देखते हैं, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स के तहत ये वाला सेट आपका नीचे वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो छोटे सेट वाली चीजें ही आती है एंड में, ये आपने देखा है। ये असल में क्या लिखा है यहाँ पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 एंड इस तरह से y इज ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसा खोल के लिखते हैं, आप ये देखते हैं कि ये वाली चीज छोटी है, तो यहाँ पे क्या प्रिवेल करेगा आपका, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ठीक, और ये और में है मतलब यूनियन y इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज लेस देन 0 के। अब इसके लिए आप देख लीजिए y इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 3/2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन, और y इज लेस देन 0 में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहां पर छोटी चीज क्या है आपकी, ये वाली, और ये बड़ी चीज है 3/2 वाली। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा इस केस के लिए, एंड में y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2।
ठीक, क्योंकि ये छोटी चीज़ है। फिर और यहाँ पर y इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी चीज़ है। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, बात एक ही है। y इज लेस देन 0, ये एक केस, यूनियन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ठीक, ऐसा करके लिख दिया, y को इधर 3/2 को इधर। अब यहाँ पे अगर 0 y से बड़ा है तो y किससे बड़ा होगा? आपका माइनस इन्फिनिटी से, ये चीज़ आप जानते हैं। और इधर y अगर 3/2 के बराबर है, उससे बड़ा है, तो ये छोटा होगा इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, यूनियन या क्लोज इंटरवल 3/2 कॉमा इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज है और इसका आंसर है। बुक में ओनली 3/2 कॉमा इन्फिनिटी दे रखा है, वो अधूरा आंसर है, ये पूरा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। ये तो बहुत ही ईजी है। जब भी आपके मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं और उसकी रेंज पूछी जाती है, तो सबसे ईजी क्वेश्चन आपको यही होता है, ये मान के चलिएगा आप। आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। आप जानते हैं आपका मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि x माइनस 2 है, आप ऐसा समझिए कि ये एज अ होल क्या है? एक मॉड्यूलस फंक्शन है। तो हमेशा ये फंक्शन क्या होता है आपका? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, अब अगर आपने इसके सामने माइनस साइन लगा दिया तो आपकी जो इनइक्वलिटी है चेंज हो जाएगी। तो माइनस x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आप समझ गए हैं। और फंक्शन के तहत आपको दे रखा है 1 प्लस का, तो दोनों जगह प्लस कर दीजिए, या लिख दीजिएगा आप सिंस। इसके बाद फिर हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं, तो +1 या डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ मैं। 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इस लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर भी 1। आप ऐसा चाहें तो ऐसा कर दीजिए, +1 या ओनली 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आप देखिए, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा, ये चीज़ आप जानते हैं। तो इसकी रेंज क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 स्क्वायर ब्रैकेट, या ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 3। ये तो आपका 2s डायरेक्टेड क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने बताया कि आपको x माइनस 3 नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये एज अ होल क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन है। और मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या होगा? लेस देन इन्फिनिटी होगा, नो डाउट। तो ये 0 कॉमा इन्फिनिटी, या क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, ये इसकी रेंज है और आंसर है। फोर्थ पार्ट, इन्होंने हिंट से पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया है, फिर भी आपको समझाऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप ही कैसे हुआ। देखिए, हिंट में पहले इन्होंने दे रखा है आपको cos 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। आप जानते हैं कि cos x sin x, इनकी रेंज क्या होती है? -1, 1। इनकी वैल्यूज इससे बाहर नहीं होती है। अब cos 2x आ रहा हो, cos 4x, cos 1 करोड़ x आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन है इसमें 3 cos 2x दे रखा है, ये 3 भी आ गया, तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो इससे आपको क्या मिल गया? ये 3 cos 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब अभी आपने जो सेकंड क्वेश्चन में किया था 1 प्लस, इसमें भी आप देखिए 1 प्लस हो रहा है, तो आप 1 को डायरेक्टली प्लस कर दीजिए। तो -3 + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3 cos 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 + 3। ठीक, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो f(x) है, ये ऐसा हमें इधर मिल जाए सेंटर में, तो जाके हम इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख पाएंगे। आपका मेन एम ये होना चाहिए जब आप रेंज को कैलकुलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा था, तो आपको एक सहूलियत ये हो गई कि इसकी जो आपको रेंज थी पता थी। अगर आपको रेंज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसके क्वेश्चंस भी आप इजी गोइंग कर सकते हैं। अभी क्या हो गया आपका? -2 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये आपका f(x) इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक, तो इसकी रेंज क्या हो गई? -2, 4, दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 1/√x - 5। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले आपको डोमेन निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? x की वैल्यूज जिससे कि फंक्शन डिफाइंड है, इसको देखेंगे। आप इसमें देखिए कि अगर ये 1 में ना होते हुए ओनली इस तरह से होता, √x - 5,
यहाँ पर आपका x 5 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता था, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। डोमेन और रेंज के लिए हमेशा हम रियल वैल्यूज देखते हैं। पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो पूरी चीज़ थी ये आपकी आ रही है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर x = 5 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x = 5 होगा तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 1/√0। अगेन द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। डोमेन के लिए आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिससे फंक्शन डिफाइंड हो, तो x हमेशा क्या होना चाहिए, > 5 होना चाहिए, तो जाके ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। ठीक, तो हियर तो x इज > इन्फिनिटी, तो उसका डोमेन आपको मिल गया ओपन इंटरवल 5, ये इसके पहले पार्ट का आंसर। अब इसके बाद रेंज, इसको हम देख लेते हैं। अब क्योंकि आपने डोमेन निकाल लिया है तो रेंज निकालने में आपको आसानी होगी। रेंज क्या होती है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये 0 तो होने से रही, ये 0 इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि 1 में अंडर फंक्शन है, और अंडर फंक्शन अभी मैंने आपको बताया 0 नहीं हो सकता है। तो हमेशा आपकी f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। आप x को 5 रख नहीं सकते हैं, 5 से आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा। जब भी आप इसके अंदर x की वैल्यू 5 से बड़ी रखेंगे, मान लीजिए मैंने 5.1 रखा, तो मुझे अंडर रूट में कुछ मिलेगा, और वो जो मिलेगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो रेंज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। और साथ ही साथ अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते गए, x को आपने रख दिया 25, 45 समथिंग लाइक दिस, 1 करोड़ जो आपको रखना रख लीजिए, ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। इसीलिए ये फंक्शन आपका y और y इज > 0 इज < इन्फिनिटी। और जब ऐसा होता है आपको ऐसा मिलता है 0, इन्फिनिटी, ये आपका होता है रियल प्लस, रियल नंबर पॉजिटिव। तो आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों इसके आंसर्स हैं, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ f(x) = y = ax - b अपॉन cx - a, देन प्रूव दैट fy = x। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपको दिया है f(x), अब अगर आप fy करते हैं, x की जगह y करते हैं, तो आपको ये क्या मिल जाएगा, जहां जहां x है वहां पर y, तो ay - b अपॉन cy - a। अब ये जो y की वैल्यू है इतनी बड़ी, इसको आपको यहाँ पर और यहाँ पर पुट करना है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, a इंटू ax - b अपॉन cx - a माइनस b डिवाइडेड बाय c इंटू ax - b अपॉन cx - a माइनस a। ये आपको x के बराबर मिलना चाहिए, मिलना ही है, वो तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसको। ये आपको मिल रहा है a² x - ab, आपने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया तो -bcx + ab। अब ऊपर से आपने x कॉमन लिया, तो आपको ये क्या मिल रहा है, a² - bc, और नीचे a² - bc एज इट इज मिल रहा है आपको। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको मिल गया x। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेंज डोमेन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, तो आप इसकी प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं 24 से। लेट NA = M, NB = N, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपको जब भी रिलेशंस फाइंड करने का बोला जाए, तो आपका जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं उसका आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है आपका सेट A, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, NA, और ये आपको दे रखे हैं M। तो टोटल एलिमेंट्स इन सेट A दैट इज NA = M, फिर टोटल एलिमेंट्स इन सेट B, ये आपका NB = N। ठीक, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इसका, A क्रॉस B, और इस A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके, M × N या सिंपली Mn। ये चीज़ आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब जब भी आपको रिलेशन निकालने के लिए बोला जाए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B,
इसके सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब सबसेट निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जितने एलिमेंट्स है उसको पावर में कर दीजिए, जैसा कि आप पावर सेट में करते थे। पावर सेट मतलब कि आपके सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका सेट। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 की पावर mn। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला है नॉन एम्प्टी। इस 2 की पावर mn में आपका 5 भी आ रहा है। जब भी आप सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट के अंदर 5 भी होता है, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पर क्योंकि उन्होंने बोल रखा नॉन एम्प्टी रिलेशन, मतलब इसमें कोई सी भी एम्प्टी चीज़, वैकेंट चीज़ नहीं आना चाहिए, तो इसको अपन हटा देंगे। हियर वी हैव 2 टू द पावर mn रिलेशंस इंक्लूडिंग 5। तो 5 क्या है, विच इज एम्प्टी। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस ये आपके क्या हो जाएंगे 2 की पावर mn, और 5 को आपने हटा दिया, 5 एक ही तरह से आता है तो -1। ठीक, तो इसका आंसर है डी, 2 की पावर mn -1। क्वेश्चन नंबर 25, इफ ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं इसको आप, -5 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स है इसको आप मान लीजिए y, इसके जब आप रूट्स निकाल लें देन y को आप इसके इक्वल रख देना, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ईजी है, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, मैं मॉड बोल रहा हूँ आप समझ जाइएगा, और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब क्या है पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा, और मैंने आपको समझाया भी था पहले कि जब भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर डाला 2 तो आपको 2 ही मिलेगा। अगर मैंने 2.1 प्लेस किया तो मुझे 2 मिलेगा। इवन मैंने 2.999 अप टू 1000 टाइम्स भी प्लेस किया तो भी मुझे 2 मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में पास वाला इंटीजर जो कि छोटा होता है वो आपको मिलता है। ठीक, तो ये आपकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि आपका x कम से कम 2 तो होगा ही होगा और हमेशा 3 से छोटा होगा। ठीक, x इज ऑलवेज आइदर इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2 बट इज ऑलवेज लेस देन 3। ठीक, देख लीजिए आप, ऐसा करने पे आप कोई सी भी वैल्यू डालते हैं x की आपको हमेशा 2 ही मिलेगा। उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसमें आप देखिए कि 3 या 3 से आप कोई सी भी बड़ी वैल्यू डालते हैं पॉइंट में, 3.99, 3.4, 3.56 एनीथिंग, ये आपको 3 ही मिलना है। तो ये जो वैल्यू है x की ये हमेशा क्या है 3 के बराबर है और उससे बड़ी है, पर 4 से हमेशा छोटी है। जब आप इसमें 4 डालेंगे तो ही 4 मिलेगा, नहीं तो आपको 3 ही मिलना है। और यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ये इज इक्वल टू 3 है तो आपको 4 से छोटी वैल्यू ही डालना पड़ेगी। तो इसके लिए ये सब वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इज लेस देन 4। ठीक, तो ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू 3, 4। यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल। अब इसमें आप देखिए ये दोनों केस कैसे हैं, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका और मतलब यूनियन। इधर x बिलोंग्स टू, ये पूरी एक चीज़ है, यूनियन x बिलोंग्स टू 3, 4 है, ये एक चीज़ है। अब x बिलोंग्स टू 2, 3, इसमें क्या हो सकता है, आपकी x की वैल्यू क्या हो सकती है, x इज इक्वल टू 2, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन, पर हमेशा 3 से कम होगी। 2.9999 हद से हद इतनी होगी पर 3 नहीं होगी। इसमें ऐसा हो रहा है, और इस केस में ये 3 से लेके 3.1, 3.2 अप टू 3.999 अप टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स पर 4 से कम होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर क्या आ रहा है आपके पास यूनियन मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। तो 2 से लेके 3.99 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब x की कम से कम वैल्यू 2 रहेगी
और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो भी रहेगी वो 4 से कम रहेगी। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, x बिलोंग्स टू 2,4 और यहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन 4 है। इन दोनों का मिश्रण करने पे आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, तो उसका आंसर है x बिलोंग्स टू 2,4, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 26, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 2 cos x इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपको मिल रहा है cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए cos x से, क्योंकि यहाँ पे रेंज की बात करी गई है। तो cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये चीज़ आप जानते हैं। cos x बिलोंग्स टू -1,1 इन क्लोज इंटरवल। अब फिर क्या हुआ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2। देन इसमें माइनस साइन आया, तो आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। वही चीज़ लिखी है, देखिए आप, उसको उल्टा करके लिख दिया इन्होंने, होना वही है, -2 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यही चीज़ आपको मिल रही है। इसके बाद इसमें 1 भी प्लस कर दिया, तो -2 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 - 2 cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 + 2। तो यहाँ पर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 - 2 cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक, ऐसा आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये पूरी चीज़ 1 - cos 2x ये डिनोमिनेटर में आ रही है, ये गौर करने वाली बात है। अभी आप ये जानते हैं कि -1 और 3 इसके बीच में आपका 0 भी आ सकता है। अगर मैं इसको ऐसा तोड़ के लिखूँ तो ये -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 - 2 cos x इज लेस देन 0, और 0 से बड़ा 1 - 2 cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है, ऐसा आप कर भी सकते हैं। अब मैंने 0 ही क्यों लिया ये आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, हमेशा जब भी आप रेंज डिफाइन करते हैं तो उसमें आप क्या लेते हैं, लोवेस्ट से लोवेस्ट लिमिट -इन्फिनिटी से बड़ी हो और अपर से अपर लिमिट इन्फिनिटी से छोटी हो। ठीक, इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, ये अभी तक आप पढ़ते आए हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लेता, इसकी जगह मान लीजिए 1 लेता, तो इसको जब मैं उल्टा करता तो मुझे यहाँ पे 1 ही मिलता। मैं अगर 0 कर रहा हूँ और इसको उल्टा कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, तो मुझे 1/0 मिलेगा जो कि मुझे इन्फिनिटी देगा। मेरा मेन टारगेट है कि मैं इन्फिनिटी लेकर आऊँ, जिससे कि मैं अपनी रेंज फाइंड कर पाऊँ। अब क्वेश्चन में भी देखिए, इसमें जो आपका एक ऑप्शन है सी वाला, इसमें -इन्फिनिटी आ रहा है। हालांकि ये इसका आंसर है, पर कैसे है ये भी आपको समझाऊंगा मैं। अब जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया तो मुझे क्या मिल गया, पहली बात तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे, ये चीज़ भी आप जानते हैं। अगर 3 ग्रेटर देन 2 है तो इसको जब आप उल्टा करते हैं तो 1/3 हो जाता है, और 1/3 इज लेस देन 1/2 होता है, 1/3 आधे से कम ही होता है। तो जैसे ही आपने उसको उल्टा किया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/1 - 2 cos x इज लेस देन -1 इक्वल्स टू -1 इज ग्रेटर देन 1/0। अब इज ग्रेटर देन 1/0 मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, -इन्फिनिटी। ठीक, इसको मैं आगे पीछे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन 1/0 या 1/1 - 2 cos x और लेस देन इक्वल्स टू -1। ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, बात एक ही है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो 1/0 आ रहा है, इसको आप इन्फिनिटी मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये -1 से कम है, तो इन्फिनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1/0 जो आपको देगा वो आपको देगा -इन्फिनिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि लोवेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, उससे आपकी रेंज वाली चीज़ बड़ी होती है। तो इससे बड़ा है 1/1 - 2 cos x और -1 से छोटा है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आपका और चल रहा है सब जगह। अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ही आपने इसको उल्टा करा, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 1/0 इज ग्रेटर देन 1/1 - 2 cos x, साइन चेंज हो गए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। अब इसको आपने पलटा के लिखा तो 1/3 इधर कर दीजिए। अब 1/3 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये पॉजिटिव है, ये आपको मिल गया। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक, तो ये जो आपका एफ एक्स है
ये कहाँ पर लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल के बीच में, या फिर 1/3 से इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी -1, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, रेगुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे पैरेंथेसिस, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और इधर और मतलब यूनियन, इधर 1/3 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक, ये है आपकी रेंज। इसको हम देख लेते हैं, वही है, आप जानते ही हैं। सी क्वेश्चन नंबर 27, लेट f(x) इज इक्वल्स टू √1 + x², देन आपको बताना है, और आपको हिंट भी दे रखी है। हिंट में और ऑप्शंस में आपको f(xy) और f(x)(fy) अलग से दिया है। तो हम पहले क्या करते हैं, f(xy) फाइंड कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, जिस जगह x आ रहा है वहाँ पे आप xy पुट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा √1 + xy का स्क्वायर, मतलब √1 + x² y²। देन f(x) और f(y), तो f(x) तो आपका जो है वही है √1 + x², और f(y) क्या हो जाएगा आपका √1 + y²। अब आप ये देखिए f(x) × f(y), क्या ये इसके इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम f(x) × f(y) भी कर लेते हैं। ये आपको मिल रहा है √1 + x², √1 + y²। इसको आपने सॉल्व किया तो बड़ा सा √1 + x² + y² + x² y²। अब ये समझने वाली बात यह है कि इधर आपको 3 जगह स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर एक जगह स्क्वायर मिल रहा था। आप ये समझिए कि कोई सी भी चीज़ स्क्वायर होती है वो या तो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे x² लिखा, x² हो, y² हो, या x² y² हो, इसकी कम से कम वैल्यू 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, ये चीज़ आप जानते हैं। तो अगर हम इन दोनों कंपेयर करें f(xy) और, चलिए इज इक्वल्स लिख देता हूँ अभी मैं, f(x) × f(y), तो ये इज इक्वल्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब, जब x और y दोनों 0 हो। तो इफ x एंड y दोनों के दोनों 0 हों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा √1 मतलब 1, और इधर भी √1 मतलब 1, पर ये कभी भी ये वाली चीज़ इससे छोटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक है और यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म 3 है। ये या तो दोनों इक्वल होंगे x y 0 होने पे, या फिर ये वाली चीज़ हमेशा इससे बड़ी होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने रखा x को -1, y को 1, तो इसमें आप देखिए इधर आपको क्या मिल रहा है, √2, 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1, 1 + 1 √2, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है, √4। तो 0 से आप कोई सी भी बड़ी वैल्यू लेते हैं, आप क्या पाएंगे कि आपकी राइट हैंड साइड वाली चीज़ हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ से बड़ी है। फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ x एंड y अदर देन 0, we have √1 + x² y² is less than 1 + x² + y² + x² y²। या तो इक्वल है या तो छोटा है, पर बड़ा नहीं है। तो इन दोनों को आपने कंबाइन किया तो आपको ये क्या मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये था आपका f(x) × f(y). क्वेश्चन नंबर 28, डोमेन ऑफ √a² - x² वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको डोमेन निकालना है, मान लीजिए ये y के इक्वल है, f(x) के इक्वल है a² - x²। देखिए ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। आप जानते हैं ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो √a² - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अगर ये रेंज की बात करते तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी आपको मिल जाता। पर इन्होंने बात करी है डोमेन की, तो आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आपने सॉल्व किया, दोनों जगह स्क्वायर किया, तो आपको ये क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक जगह आपका x a के बराबर होगा, छोटा होगा, और एक जगह माइनस a से बड़ा होगा। ये चीज़ आप समझ गए हैं। आप ही समझिए कि आपने रूट लिया, रूट लेने के बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती, तो ये a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होता। अगर जैसे ही आप इसे माइनस साइन मल्टीप्लाई करते तो ये साइन उल्टा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने एक साथ करके ऐसा लिख दिया, आपको ऐसा मिला। आपने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो आपको ऐसा मिल गया। और जब भी ऐसा होता है तो आप ये ध्यान रखिए कि इसकी दो वैल्यूज आती है। अगर यहाँ पे a इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है तो आपको ऐसा मिल जाता है। ठीक, इसको मैंने पलटा के लिखा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a इज लेस देन इक्वल्स टू a। तो ये क्या हो गया आपका, माइनस a कॉमा a, x बिलोंग्स टू, ये इसका डोमेन है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपने बोला कि x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, आपका a तो पॉजिटिव है, नो डाउट। अब माइनस a और a के बीच में मान लीजिए कुछ जीरो आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस जीरो, तो अंडर रूट a स्क्वायर मतलब a, वेयर a इज ग्रेटर देन जीरो। आपने माइनस a और a के बीच में a/2 ले लिया, अगेन आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, इसका अंडर रूट। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 3a स्क्वायर बाय 4, जहाँ पे a आपका एक बार फिर जीरो से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव मिल रहा है। मगर अब देखिए, इससे आप कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं तो फिर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 2a, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, जो कि आपका होगा अंडर रूट माइनस 3a स्क्वायर। रूट में कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। डोमेन वो है जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड हो। तो x की सिर्फ और सिर्फ ये वो वैल्यूज़ है जिस पर आपका फंक्शन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये डिफाइंड है, इसीलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 30, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपको इस फंक्शन में दो फंक्शन और दिए हैं। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं आपके स्क्वायर रूट फंक्शन हैं, कभी भी रूट नेगेटिव नहीं होता है, तो ये दोनों जीरो से लेस देन होने से तो रहे, या तो जीरो के बराबर होंगे या जीरो से बड़े होंगे। अब आप अगर इस फंक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ये जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो यहाँ पे आपको 1/0 मिल जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो ये फंक्शन जीरो के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, और ये सिर्फ जीरो से बड़ा हो सकता है। ठीक, क्लियरली अंडर रूट 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ओनली ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको 0 नहीं होना है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो आपको ये क्या मिल रहा है, 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपको मिल रहा है फाइनली, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक, उसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये आपको मालूम ही है। एक्स इज या तो ग्रेटर देन 1 होगा और एक्स इज लेस देन माइनस 1 होगा। ये चीज़ आप समझ गए हैं। देखिए, अगर ये पॉजिटिव होता तो नो डाउट आपको एक्स इज ग्रेटर देन 1 मिलता। अब यहाँ पे आपने माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो ये साइन रिवर्स हो गया। इस तरह से इसको याद रखिए आप, जब भी आप किसी चीज़ में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी ऐसी हो गई। तो या तो आपको ऐसा मिलेगा या तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों और वाले केस है, और ये वाला जो केस है ये साथ में है, तो ये एंड है। ठीक, क्योंकि एफ एक्स में ये दोनों साथ में आ रहे हैं, इसीलिए एंड है। या इसको वैसे समझिए, आप अगर इसका एलसीएम लेते तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, अंडर रूट 4 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते, इसीलिए एंड आ रहा है। ठीक, तो हियर अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, तो ये क्या मिल रहा है आपको, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, और
x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज लेस देन -1। अब यहाँ पर आप देखिए x 4 से छोटा है, बराबर है और 1 से बड़ा है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एक ही बात है वो तो। x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये तो सिंपली कैसा हो जाएगा आपका 1,4 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, लेस देन इक्वल्स टू 4 में स्क्वायर ब्रैकेट आपका क्लोज इंटरवल और ग्रेटर देन में ओपन इंटरवल। और मतलब क्या हो गया आपका यूनियन, ये आप जानते हैं। अब इसमें आप देखिए x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसमें वैल्यूज क्या हो सकती है x की 4, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। और x इज लेस देन -1 में क्या हो सकती है -2, -3, -4 और इवन -2 पर भी आएगा, क्योंकि -2, -3 ये भी 4 से छोटे हैं। अब इन दोनों में आप देखिए क्योंकि बीच में एंड आ रहा है तो एंड में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो ये वाली चीज़ प्रिवेल करेगी, ये नहीं आ पाएगा। एंड में छोटी चीज़ आती है, ये बड़ा पड़ गया, इसीलिए x इज लेस देन -1। अब x इज लेस देन -1 है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन -∞ होगा, ये आप जानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका -∞, यहाँ पे ओपन इंटरवल कॉमा -1 ओपन इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा, वैसा समझिएगा कि क्लोज इंटरवल है। ये चाहे तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये तो ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट लगाए थे मैंने बताने के लिए कंडीशन को। ये यहाँ पर जो आपको आखिरी में मिल रहा है ये असल ब्रैकेट्स हैं, 1, 4 यूनियन। ठीक, इसको आपने इधर उधर लिखा कम्यूटेटिव लॉ, -∞, -1 यूनियन 1, 4। ठीक, देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 4 - x अपॉन x - 4 इज गिवन बाय, आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। आपको fx दिया है। अब पहली बात इन्होंने करी है डोमेन की। डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू जो कि आपको इसमें डालना है जिससे कि आपकी fx आपका फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप x को 4 डालते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, भले ही ऊपर 0 आएगा पर 0/0 ये भी नॉट डिफाइंड है। तो x को 4 के अलावा आप कोई सी भी वैल्यू दे सकते हैं, ये डिफाइंड होगा, 4 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4, ये हो गया इसका डोमेन। देन रेंज, रेंज मतलब आपकी fx की वैल्यू अगर डोमेन ऐसा है तो। अब यहाँ पर आप देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या है, असल में आपका लिखा हुआ है x - 4 अपॉन x - 4। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसका इसकी वैल्यू देखते हैं, अगर हो रहा है सॉल्व तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपको मिल रहा है यहाँ पे -1। तो रेंज क्या हो गई इसकी -1। तो इसका आंसर है सी, डोमेन R - 4 रेंज -1। 32, द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू √x - 1 इज गिवन बाय, आपको बताना है। देखिए इसमें आपको इन्होंने वापस से वही चीज़ दी है, अंडर रूट फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन की एज अ होल बात करें तो ये क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। ये या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, तो उसकी रेंज तो आपकी ही निकल गई, 0 से इन्फिनिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी से कम होगी। तो पहले रेंज निकाल लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी। ठीक, और यहाँ आप लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट फंक्शन। अब डोमेन, डोमेन का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जिस पर ये डिफाइंड हो, fx डिफाइंड हो। तो यहाँ पर आप देखिए 1 से अगर छोटी वैल्यू में x की लेता हूँ तो ये आपको नेगेटिव मिल जाएगा, और नेगेटिव रूट ये आपका डिफाइंड नहीं होता है। x की वैल्यू आप ऐसी लें जिससे कि ये कम से कम 0 हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी छोटा हो। तो ऐसा तभी होगा जब x कम से कम 1 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो डोमेन क्या हो गया, कम से कम x की वैल्यू 1, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी रियल नंबर। तो इसका आंसर है, ये असल में डी है, ये सी गलत छप गया है, आइडेंटिकल, ये सी में ऐसा था। क्वेश्चन नंबर 33, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू x² + 2x + 1 अपॉन x² - x - 6 इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर फोकस करना है। देखिए fx आपको दिया है, अब यहाँ पर जब आपका डिनोमिनेटर है इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, x - 3 × x + 2
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x, तो माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2 मतलब माइनस 6, ऐसा आपको मिल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, अब वही चीज़ x की ऐसी वैल्यू नहीं आना चाहिए जिससे कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। तो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू हम 3 रखते हैं तो आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। x इज इक्वल टू -2 रखते हैं, अगेन एफ एक्स इन्फिनिटी। इनके अलावा आप कोई सी वैल्यू रख लीजिए, एफ एक्स आपका डिफाइंड होगा। तो इन दोनों को हटा के जितनी भी रियल वैल्यूज़ है वो, तो डोमेन क्या हो गया इसका, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, -2। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, इसमें आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया है, तो डोमेन में आपको नो डाउट रियल नंबर्स ही मिलेंगे। डोमेन मतलब क्या है, आपकी x की वैल्यू। तो आप x की वैल्यू जो चाहें वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। यहाँ पे ना ही अंडर रूट है ना ही कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है, तो x की वैल्यू आप कैसी भी डाल सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गया इसका, रियल नंबर्स। हर वैल्यू पे x की ये फंक्शन डिफाइंड होगा, इसीलिए r। अब रेंज, रेंज मतलब क्या है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एक्स की आप देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स में आपको मिल रहा है मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 5। इसको आप ऐसा मत देखिए कि यहाँ पे -5 है, इसको आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये एक आपका मॉड्यूलस फंक्शन है, मान लीजिए मॉड ऑफ y है। तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 0 से कभी कम नहीं होगी, ये नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए 0 के बराबर या उससे बड़ा। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू अगर ये 0 है तो 2 माइनस 0 और 2 माइनस एनीथिंग, पर यहाँ पे एनीथिंग आपका पॉजिटिव होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो 2 से माइनस होगी, 2 माइनस पॉजिटिव। तो हमेशा आपको 0 के अलावा अगर आप मॉड की वैल्यू कुछ और लेते हैं, आपको 2 से कम वैल्यू ही मिलेगी, 1.99, 1.5, 1 समथिंग लाइक दिस, बट 2 से बड़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी रेंज क्या हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम -इन्फिनिटी, ये इसका आंसर है। आपको एक बार और रेंज के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए डोमेन तो आपका इजी था, नो डाउट, एक्स की वैल्यूज आप कैसे भी डाल सकते हैं। रेंज में क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको 2 माइनस, ये समझ लीजिए मॉड है तो समथिंग पॉजिटिव, आइदर 0 और समथिंग पॉजिटिव। तो जब 0 होगा तो आपको 2 मिलेगा, और इसके अलावा आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव ही मिलेगी, मतलब 2 से आपको छोटी वैल्यू ही मिलना है। अब 2 से छोटी वैल्यू आपकी 1.5, 1.9, -1, 0, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। ये उल्टा भी आ सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हद से हद 2 और कम से कम -इन्फिनिटी से बड़ा। तो रेंज हो गई इसकी -इन्फिनिटी टू 2। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 35, द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स आर इक्वल इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इन्होंने आपको बोल रखा है एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू बताना है। एक तरीके से 10th क्लास का क्वेश्चन है आपके पॉलिनोमियल का। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, ये आपको मिल गया 3x स्क्वायर। अब -12 -1 मतलब क्या हो जाएगा, ये -4 प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू -1 कॉमा x इज इक्वल्स टू 4/3, तो -1 कॉमा 4/3, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, लेट f एंड g बी 2 रियल फंक्शंस गिवन बाय f इज इक्वल्स टू 0,1, 2,0, 3,-4, 4,2, 5,1, g इज इक्वल्स टू 1,0, 2,2, 3,-1, 4,4, 5,3, देन द डोमेन f डॉट g इज गिवन बाय। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। पहले आप क्या कीजिए, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g, ये अलग अलग निकाल लीजिए। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, जो भी वैल्यूज इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो इसका डोमेन है। क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 0, 2, 3, 4, 5, राइट साइड वाली वैल्यूज रेंज, ये आप जानते ही हैं। कोर डोमेन रेंज राइट हैंड साइड, डोमेन लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह से डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5। तो f डॉट जी
इसका आपको डोमेन निकालना है, तो डॉट मतलब क्या है, एंड, तो ये है आपका डोमेन एंड इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। अब आप देख लीजिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं आपके, 2 3 4 5, 0 और 1 नहीं आएंगे क्योंकि 0 एफ में था जी में नहीं है, 1 जी में था एफ में नहीं है, तो इसका आंसर है और ये फिलर है 2 3 4 5।